नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राई इस अकेडमी में। आज का डेट है 28 अक्टूबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे असम ट्रिब्यून का एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़। यहां पे हम लोग बात करेंगे लोक सेवा भवन के बारे में, जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा। राइट, सो यस, ये नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस होने वाला है। जी हाँ, इसका नाम है लोक सेवा भवन और ये कहाँ पर बन रहा है? ऑफ कोर्स जनता भवन के प्रीमाइसेस में ही बना हुआ है। नाउ सवाल होता है दैट ये नया ऑफिस, नया ब्लॉक बनाने का फ़ायदा क्या हुआ है? देखो, इस नए ब्लॉक में एकोमोडेट किया जाएगा ऑफिसर्स को। ऑफ कोर्स ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर तो हो रहेगा ही, बट साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस भी जो है ना इसी भवन में रहेगा। और कहा जा रहा है दैट दिस वेरी न्यू ब्लॉक विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू टेक पब्लिक सर्विसेज, मतलब जो भी पब्लिक रिलेटेड सर्विसेज हो, राइट, या फिर जो भी वेलफेयर रिलेटेड, पब्लिक वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, जो क्या ऑफ कोर्स जिससे हमारे असम के ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म को जिससे ऊपर मतलब ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, यस, वो सारे काम इस वाले जोन में किए जाएंगे। ठीक है, सो यस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम ट्रिब्यून का ही ये न्यूज़ है। यहाँ पे हम लोग तिपकाई रिवर के बारे में बात करने वाला है। नाउ तिपकाई रिवर, देखो आप लोगों ने ज्योग्राफी में तो पढ़ा ही होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। साथ ही साथ आपके GS5 में भी आपका है ज्योग्राफी ऑफ असम, राइट। सो उसमें ऑफ कोर्स असम में जितने सारे रिवर्स कहाँ कहाँ से क्या क्या बह रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो यस, इसी के रिलेटेड एक न्यूज़ था तिपकाई रिवर, क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूज़ था, सो आई थॉट ऑफ मेंशनिंग इट इन योर यू नो ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स। सो या, करंट अफेयर में क्या लिखा हुआ था दैट हेवी इरोजन जो क्या तिपकाई रिवर के द्वारा किया गया है, इसके कारण 100 ऑफ बीघाज ऑफ पैडी लैंड, वैसे लैंड जिसमें आपको चावल उगाया जाता है ना, उसको हम लोग पैडी लैंड्स कहते हैं, राइट। तो कहा जा रहा है 100 ऑफ बीघाज ऑफ पैडी लैंड जो है वो रिवर में इतना हैवी वाटर का लेवल हो गया था, जिसके कारण रिवर्स में, रिवर बैंक में इरोजन हुआ और उसके कारण 100 ऑफ बीघाज ऑफ पैडी फील्ड जो है वो ख़त्म हो गया, वो ब्रह्मपुत्र में समा गया है, राइट। तो इससे नुकसान किसको हुआ? वहाँ के फार्मर को, राइट। नाउ ये तो एक फार्मर का इशू है ही असम में, बट अभी के लिए ऑफ कोर्स इसमें हम लोग को दो एंगल मिला। पहला क्या एंगल मिला? पहला, अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए बताओ असम के फार्मर क्यों डिस्ट्रेस्ड है, तो आप उसमें ये वाला एग्जाम्पल को एज अ एग्जाम्पल पुट कर सकते हो, एज अ केस स्टडी पुट कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, राइट। पहली बात तो ना, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है वो है तिपकाई रिवर, है ना। ये ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तिपकाई रिवर। ये तिपकाई रिवर असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो अगर करती है? व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर वुड बी धुबरी डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, धुबरी डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करती है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, राइट। तिपकाई रिवर फ्लोज इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वियना कन्वेंशन के बारे में। ना बहुत बार अभी आपने सुना ही होगा, इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिकली टाइज जो है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए हैं, राइट। क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उनके जो हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं उनके फ्लोर में खड़े होकर क्लियरली बोला गया दैट वहाँ पर जो किसी खालिस्तान एक टेररिस्ट का जो मर्डर हुआ है उसमें इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हाथ है। तो ये देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हुआ, जो क्या देश का एक प्रधानमंत्री जब अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है, राइट। तो इसके कारण कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक टाइज अब मतलब एकदम लो में पहुंच गया, बहुत ही ज़्यादा लो में, राइट। नाउ सवाल होता है दैट वियना कन्वेंशन क्यों न्यूज़ में? क्योंकि ऑफ कोर्स कनाडा के द्वारा क्लेम किया जा रहा है दैट इंडिया जो है कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भगा दिया, अराउंड 21 डिप्लोमेट्स के आसपास भगा दिया, और ये कहीं ना कहीं चाइना वियना कन्वेंशन का, सॉरी, इंडिया जो है वियना कन्वेंशन का अवहेलना कर रहा है, राइट। बट वहीं पर इंडिया ने बोला है, देखो भाई, अगर आप आर्टिकल 11.1 देखोगे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, तो उसके आधार पर हम लोग बिल्कुल कोई भी वॉयलेशन हम लोगों ने इंटरनेशनल नॉर्म्स या फिर कोई भी वॉयलेशन हम लोगों ने वियना कन्वेंशन का किया नहीं है। तो सवाल होता है ये वियना कन्वेंशन है क्या? क्यों ये न्यूज़ में? देखो, वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट के लिए वियना कन्वेंशन है, बट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये एक यूनाइटेड नेशंस का ट्रीटी है जो कि डिफाइन करता है बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस दैट दुनिया भर के कंट्रियों के बीच में, दैट इज़ दो अगर कंट्री है जैसे इंडिया है और पाकिस्तान है, तो इंडिया पाकिस्तान अपने में जो भी लड़े झगड़े कुछ भी करे, बट
हमारे एम्बेसडर्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान के भी जो नुमाइंदे वो इंडिया में, तो ऑफ कोर्स सरकारी नुमाइंदे, तो इनको जो है ना ट्रीट किया जाएगा अंडर वियना कन्वेंशन। और वियना कन्वेंशन एक सेफ गार्ड उनको प्रोवाइड करता है, राइट, दैट उनको आप कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, उनको बिल्कुल सेफली रखना पड़ेगा, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन, इसको अडॉप्ट किया गया था 1961 में बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज़। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया के वियना में। और ये ट्रीटी जो है सेट करता है कुछ कुछ कॉमन प्रिंसिपल, है ना, और टर्म्स दैट कैसे दो कंट्री को एक दूसरे के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को ट्रीट करना चाहिए। इसमें कुछ कुछ ऐसे प्रिविलेजेस मेंशन किए हुए हैं जो क्या कोई भी कंट्री में अलग अलग देशों के जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना वो एंजॉय करते हैं, राइट। जैसे ये ट्रीटी किस किस चीज़ में फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है? ये ट्रीटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इन एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंश्योरिंग फ्रेंडली रिलेशंस, और साथ ही साथ मेंटेन करना कैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस वियना कन्वेंशन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वीज़ा शॉपिंग के बारे में। वीज़ा शॉपिंग ये न्यूज़ में था, राइट नाउ। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि बोला जा रहा है दैट द प्रैक्टिस जो है ऑफ वीज़ा शॉपिंग, इट हैज़ बिन गेनिंग पॉपुलैरिटी इन सेवरल इंडियन स्टेट्स। ऐसे बहुत सारे इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वीज़ा शॉपिंग किया जा रहा है। तो सवाल होता है, हम लोगों ने तो पढ़ा है भाई, टी शर्ट शॉपिंग, शर्ट शॉपिंग, जीन्स शॉपिंग, बैग शॉपिंग, ये वीज़ा शॉपिंग क्या होता है? तो देखते हैं। चलो देखो, वीज़ा शॉपिंग ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पर हम और आप जैसे लोग क्या करते हैं, अलग अलग देशों के वीज़ा को लेते हैं, है ना। और ये ज़रूरी नहीं है दैट हम उस देश में विजिट करें ही, बट हमें उस देश का वीज़ा लेना पड़ता है। और इसका मेन पता है मकसद क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? इस मेन ऑब्जेक्टिव है दैट हम उस कंट्री का वीज़ा लेकर दूसरे कंट्री में इंटर कर सके। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कंट्री का वीज़ा लेकर दूसरे कंट्री में कैसे इंटर कर सकता है? देखो, हमारा जो दुनिया है ना उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में एक वीज़ा होता है, मतलब जैसे अगर क्या होता है ना दैट ये यूरोपियन यूनियन, जैसे फ्रांस और जर्मनी के बीच में बॉर्डर्स बिल्कुल खुली हुई है, जर्मनी पोलैंड के बीच में बॉर्डर बिल्कुल खुली हुई है ना। यहाँ से आप इधर आराम से ट्रैवल कर सकते हो, कोई आपको रोक, मतलब आपने अगर फ्रांस का वीज़ा ले लिया ना तो आप जर्मनी में भी घुस सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो अब देखो यही हुआ वीज़ा शॉपिंग। सोचो मैंने इटली का वीज़ा लिया, बट इटली का वीज़ा लेकर स्टिल मैं फ्रांस में इंटर कर सकता हूँ, हुआ ना ये वीज़ा शॉपिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? वही बोला गया है दैट वीज़ा शॉपिंग का, टू यूज दीज वीज़ाज एज अ मीन्स टू इंटर देयर प्रिफर्ड कंट्रीज। इट इज़ नॉट मैंडेटरीली दैट अगर मैंने इटली का लिया तो सिर्फ मैं इटली में ही जाऊँ, नहीं, इटली का अगर लिया तो स्टिल आई कैन ट्रैवल टू फ्रांस एज वेल, right. And one of the very good example of visa shopping is the Schengen visa. Schengen, देखो शेशगन एक एरिया होता है, जैसे ये आप वॉयलेट कलर्स में देख रहे हो ना, ये पूरा शेशगन एरियाज है, राइट, जिसमें आप अगर कोई मतलब इस रीजन्स के बीचों में आराम से कोई भी देश में जाओ, कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है। समझ रहे हो बात? मतलब ये जो है इसके तहत ट्रैवलर्स को अलाउ मिलता है डेट वो एक्सप्लोर कर सकते हैं मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज विदाउट रिक्वायरिंग सेपरेट वीज़ा। आपको स्पेन का वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, आपको पोर्चुगल का वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, आपको पोलैंड का वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, फिनलैंड का वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपके पास अगर शेशगन वीज़ा हो तो आप ये हर जगह में घूम सकते हो। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे घोस्ट पार्टिकल के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ है, क्यों न्यूज़ में? क्योंकि चाइना दुनिया का लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर बना रहा है। तो सवाल होता है ये घोस्ट पार्टिकल है क्या? आप लोगों ने सुना होगा ना न्यूट्रिनोज। यस, वही न्यूट्रिनोज ही घोस्ट पार्टिकल्स है, इसका सिर्फ अलग नाम है घोस्ट पार्टिकल और कुछ नहीं, ठीक है। तो न्यूट्रिनो बोलो या घोस्ट पार्टिकल बोलो, सेम ही है, राइट। और घोस्ट पार्टिकल में ऑलरेडी पास में यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। सो ऑफकोर्स इस बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इस बार कुछ नए तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ जो है ये टॉपिक नया है। यहाँ पर बोला जा रहा है दुनिया का लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर, दैट इज दुनिया का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर, जो क्या अंडर वाटर बना है इन साउथ चाइना सी, वो बेसिकली बनाया गया है, राइट। और इस टेलीस्कोप का नाम दिया गया है ट्राइडेंट। देखो ये रहेगा ट्राइडेंट, जो क्या 7.5 क्यूबिक किलोमीटर्स तक एक्सपैंडेड रहेगा और 10,000 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव होगा। जो कि अभी एग्जिस्टिंग अंडर वाटर टेलीस्कोप है ना, उससे भी 10,000 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव होगा।
कहा जा रहा है इट इज़ बीइंग बिल्ड इन द साउथ चाइना सी। जी हाँ, साउथ चाइना सी में इसको बिल्ड किया जाएगा, जिससे वहाँ पे न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किया जाएगा और देखा जाएगा दैट उनका इंट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे हो रहा है। न्यूट्रिनोज क्या होते हैं? न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके बहुत ही लिटिल मास होते हैं और चार्ज तो होता ही नहीं है। और पता है ये दूसरों पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते ज़रूर है बट बहुत वीकली। अब इतना वीकली इंटरेक्ट करते हैं, इतना वीकली इंटरेक्ट करते हैं दैट इनको डिटेक्ट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये है घोस्ट पार्टिकल के रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टार लेबलिंग ऑफ सोलर पैनल्स। दोस्तों सोलर पैनल्स क्यों, सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग क्यों होता है बताइए तो? ऑफ कोर्स पावर जनरेशन के लिए, जिससे सन के जो एनर्जी है उसको स्टोर करके उसको यूज़ किया जा सके, राइट? मतलब कहीं ना कहीं हम लोग पावर सेक्टर को ही ना डिकार्बोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक है, चलो पावर सेक्टर को डिकार्बोनाइज तो किया जा रहा है, मतलब ऑफ कोर्स ये एक रिन्यूएबल सेक्टर है, यस एब्सोल्युटली। बट यहाँ पे भी स्टार लेबलिंग, स्टार लेबलिंग पता है क्या? जैसे आप लोग फ्रिज खरीदते हो, एसी खरीदते हो, इस टाइप का स्टार लेबलिंग कुछ किया रहता है। किसी में 2 स्टार, किसी में 3 स्टार, किसी में 3.5 स्टार, किसी में 4 स्टार, किसी में 5 स्टार होता है ना, देखा है? पता है ये क्या है? पता है, देखो जैसे ये 4 स्टार है ना, तो ये क्लियरली बोल दिया जाता है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई रहती है दैट आपको कितना एफिशिएंट है ये। जैसे जैसा फ्रिज में देख लीजिएगा ना, तो आप घर में देखिए अगर आपका फ्रिज हो तो ध्यान से जाइए थोड़ा देख लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ, अगर सोचो 2 स्टार लिखा हुआ ना, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट 1 साल में वो कितना बिजली खींचेगा, है ना। बट वहीं पर 5 स्टार देखोगे तो 1 साल में रिस्पेक्टिवली कम बिजली खींचेगा। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सो स्टार लेबलिंग ऑफ सोलर पैनल्स। नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया स्टार लेबलिंग प्रोग्राम ऑफ सोलर पैनल्स, जिससे इन्हांस किया जा सके कंज्यूमर अवेयरनेस और प्रमोट किया जा सके यूज ऑफ हाई क्वालिटी एनर्जी एफिशिएंट सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, माफ कीजिएगा, ठीक है। सो ये जो स्टार लेवलिंग प्रोग्राम है सोलर पैनल्स के लिए, इसको डिज़ाइन ही किया गया जिससे कंज्यूमर्स को एक इन्फॉर्म चॉइस मिल सके जब भी वो कोई भी सोलर पैनल को परचेज और इंस्टॉल करना चाहता है तो। और ये बिल्कुल वॉलंटरी प्रोग्राम है जो कि अगेन रेट करता है एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द अप्लायंसेस। अब मैं कौन से अप्लायंसेस बोल रहा हूँ? ऑफ कोर्स सोलर अप्लायंसेस। और ये जो लेबलिंग किया जाता है 1 स्टार से लेकर 2, 3, 4, 5 तक, है ना। और ये प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया गया बाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इससे कंज्यूमर अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे। जी हाँ, क्लियरली लिखा भी हुआ है दैट ये प्रोग्राम एम करता है टू एम्पावर द कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन होगा ना दैट आपने जो भी सोलर पैनल्स खरीद रहे हो उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी क्या है। इससे क्या होगा? रिडक्शन होगा एमिशंस में। और ये तो एस्टिमेट भी किया जा रहा था ना बाई 2030 दैट स्टार लेवल जो सोलर पैनल्स होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे टू अ रिडक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशन। ये एब्सोल्युटली 100% मेड इन इंडिया से इनिशिएटिव है जो क्या सोलर एनर्जी एक्सपेंशन के लिए ही किया जा रहा है और एक्सपेक्टेडली ग्रोथ की लगाया जा रहा है दैट आने वाले समय में एंटिसिपेट किया जा रहा है दैट अराउंड 200 गीगावाट की मैं बात कर रहा हूँ ऑफ सोलर पैनल बाई 2030 विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सब्सटैंशियल इंक्रीज इन सोलर एनर्जी कैपेसिटी। तो सोलर एनर्जी कैपेसिटी में अगर इंक्रीमेंट होगा हमारा, बोला जा रहा है ना 200 गीगावाट ऑफ सोलर पैनल्स को और भी सेटअप किए जाएंगे, मतलब अगर इसमें इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सा बात है दैट जो CO2 एमिशंस होंगी जो कि अभी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से होती है वो कम होंगी, क्योंकि हम लोग अगेन आने वाले समय में जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो हम लोग घटा देंगे। समझ लो बात? तो यस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गेट हैपन इन द अपकमिंग डेज। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आपसे सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।